भारतीय मोर, जिसे सामान्य मोर और नीले मोर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी मोर प्रजाति है। इसे कई अन्य देशों में पेश किया गया है। नर मोर को मोर कहा जाता है और मादा मोर को मोरनी कहा जाता है। हालांकि दोनों लिंगों को अक्सर बोलचाल की भाषा में मोर कहा जाता है। 2. भारतीय मोर लैंगिक द्विरूपता का एक उल्लेखनीय रूप प्रदर्शित करते हैं। मोर चमकीले रंग का होता है, जिसमें मुख्य रूप से नीले पंखे जैसी कलगी होती है, जिसमें स्पेटुला टिप वाले तार जैसे पंख होते हैं, और ये लंबी ऊपरी पूंछ वाले गुप्त पंखों से बनी लंबी ट्रेन के लिए जाना जाता है, जिस पर रंगीन आंखों के धब्बे होते हैं। प्रेमालाप के दौरान इन कठोर पंखों को पंखा बनाकर लहराया जाता है और प्रदर्शन किया जाता है। इन गुप्त पंखों की लंबाई और आकार के बावजूद मोर अभी भी उड़ने में सक्षम है। मोरनी में ट्रेन की कमी होती है। उनका चेहरा सफेद होता है और निचली गर्दन इंद्रधनुषी हरी होती है और पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं। भारतीय मोर मुख्य रूप से खुले जंगल में या खेती वाली भूमि पर रहते हैं, जहां वे जामुन, अनाज के लिए भोजन करते हैं, लेकिन सांप, छिपकलियों और छोटे कृंतकों का भी शिकार करते हैं। उनकी तेज आवाज से उनका पता लगाना आसान हो जाता है और वन क्षेत्रों में अक्सर बाघ जैसे शिकारी की उपस्थिति का संकेत मिलता है। वे छोटे छोटे समूहों में जमीन पर चारा खोजते हैं और आमतौर पर झाड़ियों के बीच से पैदल भागने की कोशिश करते हैं और उड़ने से बचते हैं, हालांकि वे बसेरा बनाने के लिए ऊंचे पेड़ों पर उड़ जाते हैं। मोर की विस्तृत ट्रेन की कार्यप्रणाली पर एक सदी से अधिक समय से बहस चल रही है। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन को यह एक पहेली लगी, जिसे सामान्य प्राकृतिक चयन के माध्यम से समझाना कठिन था। उनकी बात की व्याख्या यौन चयन व्यापक रूप से है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं है। 20वीं सदी में अमोद सहावी ने तर्क दिया कि ट्रेन एक बाधा थी और पुरुष ईमानदारी से अपनी ट्रेनों की भव्यता के अनुपात में अपनी फिटनेस का संकेत दे रहे थे। व्यापक अध्ययन के बावजूद इसमें शामिल तंत्रों पर राय विभाजित है। ये पक्षी हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं में मनाया जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कार्ल लिनियस ने 1758 में अपने काम सिस्टेमा नेचुरे में भारतीय मोर को पावोक्रिस्टेट्स का तकनीकी नाम दिया। लिखित अंग्रेजी में इस शब्द का सबसे पहला उपयोग लगभग 1300 से है और वर्तनी वेरिएंट में पेकॉक, 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 पीकॉक, पीकॉक, पाइकॉक, पोकॉक, 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 पोकॉक के और पुकॉक शामिल हैं। वर्तमान वर्तनी 17वीं शताब्दी के अंत में स्थापित की गई थी। चौसर 1343 1400 नेट्रोलस और क्रिसिड पुस्तक आय पंक्ति 210 में अपनी उपमा प्राउड ए पेकॉक में एक घमंडी और आडंबरपूर्ण व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया था। जानवर के लिए संस्कृत, बाद में पाली और आधुनिक हिंदी शब्द मोर है। ये बहस का विषय है कि मौर्य साम्राज्य का नामकरण, जिसके पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण और मोर किसानों से प्रभावित था, चार का नामकरण शब्दावली के आधार पर किया गया था। मोर के लिए ग्रीक शब्द तास था और यह फारसी तावस से संबंधित था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन हिब्रू शब्द तुकी तमिल टोकेई से लिया गया है, लेकिन कभी कभी इसे मिस्र के तेक से लिया जाता है। आधुनिक हिब्रू में मोर के लिए शब्द तवस है। संस्कृत में मोर को मयूरा के नाम से जाना जाता है और यह सांपों को मारने से जुड़ा है। मोर एक बड़े आकार का पक्षी है जिसकी चोंच से पूंछ तक की लंबाई 100 से 115 सेमी और पूर्ण विकसित ट्रेन के अंत तक 195 से 225 सेमी तक होती है और वजन 4-4 होता है। 6 किग्रा मादा या मोरनी लंबाई में लगभग 95 सेमी छोटी होती है और उनका वजन 2.75-4 किलोग्राम होता है। भारतीय मोर फासियानिडे के सबसे बड़े और भारी प्रतिनिधियों में से हैं। जहां तक ज्ञात है, केवल जंगली टकी ही उल्लेखनीय रूप से भारी होता है। भारतीय प्रजाति के नर की तुलना में नर की लंबाई औसतन लंबी होने के बावजूद हरा मोर शरीर के मामले में थोड़ा हल्का होता है। उनका आकार, रंग और शिखा का आकार उन्हें उनकी मूल वितरण सीमा के भीतर अचूक बनाता है। नर का सिर धात्विक नीले रंग का होता है। सिर के पंख छोटे और मुड़े हुए होते हैं। सिर पर पंखे के आकार की शिखा नंगे काले शाफ्ट वाले पंखों से बनी होती है और नीले हरे रंग की बद्धी से युक्त होती है। आंख के ऊपर एक सफेद धारी और आंख के नीचे एक अर्धचंद्राकार सफेद धब्बा नंगी सफेद त्वचा से बनता है। सिर के किनारों पर इंद्रधनुषी हरे नीले पंख होते हैं। पीठ पर काले और तांबे के निशान के साथ स्केली कांस्य हरे पंख हैं। स्कैपुला और पंख भूरे और काले रंग के वर्जित हैं। प्राथमिक चेस्टनट है और द्वितीयक काले हैं। पूंछ गहरे भूरे रंग की होती है और ट्रेन लंबी ऊपरी पूंछ आवरण 200 से अधिक पंख, वास्तविक पूंछ में केवल 20 पंख होते हैं, से बनी होती है और इनमें से लगभग सभी पंख एक विस्तृत नेत्र स्पॉट के साथ समाप्त होते हैं। कुछ बाहरी पंखों में जगह नहीं होती और अंत में अर्धचंद्राकार काली नोक होती है।
निचला भाग गहरे चमकदार हरे रंग का है और पूंछ के नीचे कालापन लिए हुए है। जांघें भूरे रंग की हैं। नर के पैर में पिछले पैर के अंगूठे के ऊपर एक स्पर होता है। वयस्क मोरनी का सिर नर की तरह भूरा भूरा और कलगी वाला होता है, लेकिन सिरे हरे रंग से शाहबलूत किनारों वाले होते हैं। ऊपरी शरीर हल्के धब्बों के साथ भूरे रंग का होता है। प्राथमिक, द्वितीयक और पूंछ गहरे भूरे रंग की होती हैं। निचली गर्दन धात्विक हरे रंग की है और स्तन के पंख हरे रंग से चमकते हुए गहरे भूरे रंग के हैं। शेष निचले हिस्से सफेद रंग के हैं। कोमल युवा हल्के भूरे रंग के होते हैं और सिर के पिछले हिस्से पर गहरे भूरे रंग का निशान होता है जो आंखों से जुड़ता है। युवा नर मादाओं की तरह दिखते हैं लेकिन पंख भूरे रंग के होते हैं। सबसे आम कॉल जोर से पिया ओ या में वह हैं। मानसून के मौसम से पहले कॉल करने की आवृत्ति बढ़ जाती है और अलार्म में या तेज आवाज से परेशान होने पर कॉल की जा सकती है। जंगलों में उनकी आवाजें अक्सर बाघ जैसे शिकारियों की उपस्थिति का संकेत देती हैं। वे कई अन्य कॉल भी करते हैं जैसे कान की तीव्र श्रृंखला या तीव्र कोक कोक। वे अक्सर विस्फोटक धीमी आवाज वाला हॉर्न बजाते हैं जब उत्तेजित हो। नेचुरलिस्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर, लीडेन, नीदरलैंड में आयोजित कोएनराड जैकब टेम्मिनिक 1778-1858 के निजी संग्रह से काले कंधों वाला भारतीय मोर पावोक्रिस्टेट्स, एक सफेद मोर जिसे पेरिस के जॉर्डन डेस प्लांटेस जैसे कई पाकों में चयनात्मक प्रजनन द्वारा पाला जाता है। इस ल्यूसिस्टिक उत्परिवर्तन को आमतौर पर अल्बिनो समझ लिया जाता है। भारतीय मोर के कई रंग उत्परिवर्तन होते हैं। ये जंगल में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन चयनात्मक प्रजनन ने इन्हें कैद में आम बना दिया है। ब्लैक कंधों वाले या जापानी उत्परिवर्तन को शुरू में भारतीय मोर या यहाँ तक कि एक अलग प्रजाति की एक उपप्रजाति के रूप में माना जाता था और डार्विन के समय के दौरान ये कुछ रुचि का विषय था। दूसरों को इसकी वर्गीकरण स्थिति के बारे में संदेह था, लेकिन अंग्रेजी प्रकृतिवादी और जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन 1809-1882 ने इसके पालतू बनाने के तहत एक किस्म होने के पुख्ता सबूत प्रस्तुत किए, जिसका उपचार अब अच्छी तरह से स्थापित और स्वीकृत है। डार्विन के लिए ये साबित करना महत्वपूर्ण था कि यह जंगली प्रजाति के बजाय रंग भिन्नता है, अन्यथा ये जंगली में प्राकृतिक चयन द्वारा धीमी गति से संशोधन के उनके सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। हालांकि ये केवल जनसंख्या के भीतर आनुवंशिक भिन्नता का मामला है। इस उत्परिवर्तन में वयस्क नर काले पंखों वाला मेलेनिस्टिक होता है। निग्रपेनिस उत्परिवर्तन वाले युवा पक्षी मलाईदार सफेद रंग के होते हैं और उनके पंख उभरे हुए होते हैं। ये जीन नर में मेलानिज्म पैदा करता है और मोरनी में यह मलाईदार सफेद और भूरे निशान के साथ रंग को पतला करता है। अन्य रूपों में चितकबरे और सफेद उत्परिवर्तन शामिल हैं, जो सभी विशिष्ट लोकी में एलील भिन्नता का परिणाम है। नरहरे मोर और मादा भारतीय मोर के बीच संकरण से एक स्थिर संकर पैदा होता है जिसे स्पेल्डिंग कहा जाता है, जिसका नाम कैलिफोर्निया में पक्षी प्रेमी श्रीमती कीथ स्पाल्डिंग के नाम पर रखा गया है। यदि अज्ञात वंशावली के पक्षियों को जंगल में छोड़ दिया जाए तो समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे संकरों और उनकी संतानों की व्यवहार्यता अक्सर कम हो जाती है। श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में प्रेमालापकर्ता मोरा श्रीलंका में चूजे के साथ महिला। भारतीय मोर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का निवासी प्रजनक है और श्रीलंका के शुष्क तराई क्षेत्रों में निवास करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह मुख्य रूप से 1800 मीटर 5900 फीट की ऊंचाई से नीचे पाया जाता है और दुर्लभ मामलों में लगभग 2000 मीटर 6600 फीट की ऊंचाई पर देखा जाता है। ये नम और शुष्क पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है, लेकिन खेती वाले क्षेत्रों और मानव बस्तियों के आसपास रहने के लिए अनुकूल हो सकता है और आमतौर पर वहां पाया जाता है जहां पानी उपलब्ध है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में वे धार्मिक प्रथाओं द्वारा संरक्षित हैं और स्क्रैप के लिए गांवों और कस्बों के आसपास भोजन करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मोर को यूरोप में सिकंदर महान द्वारा लाया गया था, जबकि अन्य का कहना है कि यह पक्षी 450 BC एथेंस पहुंच गया था और हो सकता है कि पहले भी लाया गया हो। 23 तब से इसे दुनिया के कई अन्य हिस्सों में पेश किया गया है और कुछ क्षेत्रों में ये जंगली जानवर बन गया है। 11. भारतीय मोर को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मेक्सिको, होंडुरास, कोस्टा रिका, कोलंबिया, गुयाना, सूरीनाम, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, पुर्तगाल में पेश किया गया है। ग्रीस, इटली, मैडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्रोएशिया और लोकरम द्वीप। मोर को नर के असाधारण प्रदर्शन पंखों के लिए जाना जाता है, जो वास्तव में उनकी पीठ से बढ़ने के बावजूद पूंछ के रूप में माने जाते हैं। ट्रेल वास्तव में अत्यधिक लंबी ऊपरी पूंछ के आवरणों से बनी है। पूंछ स्वयं मोरनी की तरह भूरी और छोटी होती है।
रंग किसी हरे या नीले रंगद्रव्य से नहीं बल्कि पंखों की सूक्ष्म संरचना और परिणामी ऑप्टिकल घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। नर के लंबे ट्रेन पंख और टासल्स पर्स जीवन के दूसरे वर्ष के बाद ही विकसित होते हैं। 4 वर्ष से अधिक उम्र के पक्षियों में पूर्ण विकसित ट्रेन पाई जाती है। उत्तरी भारत में ये प्रत्येक फरवरी में विकसित होने लगते हैं और अगस्त के अंत में नष्ट हो जाते हैं। उड़ने वाले पंखों का मोर पूरे वर्ष भर फैला रह सकता है। मोर जमीन पर छोटे छोटे समूहों में भोजन करते हैं, जिन्हें मस्ट कहा जाता है, जिनमें आमतौर पर एक मुर्गा और 3 से 5 मुर्गियां होती हैं। प्रजनन के मौसम के बाद झुंडों में केवल मादाएं और बच्चे होते हैं। वे सुबह सुबह खुले में पाए जाते हैं और दिन की गर्मी के दौरान छिपकर रहते हैं। वे धूल से स्नान करने के शौकीन हैं और शाम के समय समूह एक ही फाइल में पीने के लिए पसंदीदा वाटरहोल की ओर चलते हैं। परेशान होने पर वे आमतौर पर भाग जाते हैं और शायद ही कभी उड़ान भरते हैं। मोर विशेष रूप से प्रजनन के मौसम में तेज आवाज निकालते हैं। वे रात में चिंतित होने पर आवाज लगा सकते हैं और पड़ोसी पक्षी रिले जैसी श्रृंखला में आवाज कर सकते हैं। 6 अलार्म कॉलों के अलावा मोरों में लगभग 7 अलग अलग कॉल प्रकारों की पहचान की गई है, जो आमतौर पर दोनों लिंगों द्वारा उत्पादित की जाती हैं। मोर रात के समय ऊंचे पेड़ों पर समूहों में बसेरा करते हैं, लेकिन कभी कभी चट्टानों, इमारतों या तोरणों का भी उपयोग कर सकते हैं। गिर के जंगल में उन्होंने नदी के किनारे के ऊंचे पेड़ों को चुना। पक्षी शाम के समय आते हैं और पेड़ों पर बसेरा करने से पहले बार बार आवाज करते हैं। घरों में एकत्र होने की इस आदत के कारण इन स्थलों पर कई जनसंख्या अध्ययन किए जाते हैं। जनसंख्या संरचना को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। उत्तरी भारत जोधपुर में एक अध्ययन में 100 महिलाओं के लिए पुरुषों की संख्या 170-210 थी, लेकिन दक्षिणी भारत इंजार में बसेरा स्थल पर शाम की गिनती से जुड़े एक अध्ययन में 100 महिलाओं के लिए 47 पुरुषों का अनुपात सुझाया गया। थाया ने अपने पीकॉक इन द वुड्स 1907 में सुझाव दिया कि अलंकृत पूंछ का कार्य छलावरण था। मोर के रंग और उसकी तुलना में अधिक सुस्त मोरनी की तुलना प्रारंभिक विचारकों के लिए एक पहेली थी। चार्ल्स डार्विन ने आशा ग्रे को लिखा कि जब भी मैं मोर की पूंछ में एक पंख को देखता हूं, तो मुझे बीमार महसूस होता है, क्योंकि वह असाधारण पूंछ के लिए एक अनुकूली लाभ देखने में विफल रहा, जो कि केवल एक बाधा प्रतीत होती थी। डार्विन ने समस्या को हल करने के लिए यौन चयन का दूसरा सिद्धांत विकसित किया। हालांकि विक्टोरियन ब्रिटेन के प्रचलित बौद्धिक रुझानों में सिद्धांत व्यापक ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा। अमेरिकी कलाकार एबॉट हेंडरसन थाया ने अपनी कल्पना से 1907 की एक पेंटिंग में विघटनकारी छलावरण के रूप में आईस्पॉट के मूल्य को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी 1909 की पुस्तक कंसीलिंग कलरेशन इन द एनिमल किंगडम में इस पेंटिंग का इस्तेमाल किया, जिसमें यौन चयन की संभावना से इनकार किया गया और तर्क दिया गया कि अनिवार्य रूप से जानवरों के सभी प्रकार के रंग छलावरण के रूप में विकसित हुए थे। थियोडोर रूजवेल्ट ने एक लंबे पेपर में उनकी कड़ी आलोचना की, जिन्होंने लिखा कि थाया केवल हाथ की सफाई से मोर के पंखों को छलावरण के रूप में चित्रित करने में कामयाब रहे। यहाँ और वहाँ पर्याप्त मात्रा में पत्तियों के माध्यम से नीला आकाश दिखाई दे रहा था। लेखक कलाकारों को ये समझाना उचित है कि मोर की गर्दन के अद्भुत नीले रंग लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे इसे आकाश में फीका कर देते हैं। 1970 के दशक में प्राकृतिक चयन और यौन चयन के बीच स्पष्ट विरोधाभास का एक संभावित समाधान प्रस्तावित किया गया था। अमोद सहावी ने तर्क दिया कि मोर ईमानदारी से एक बड़ी और महंगी ट्रेन होने की बाधा का संकेत देते हैं। हालांकि तंत्र जितना दिखता है उससे कम सीधा हो सकता है। लागत पंख के विकास को बढ़ाने वाले हार्मोन द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली के अवसाद से उत्पन्न हो सकती है। नर मादा से प्रेमालाप कर रहा है। माना जाता है कि अलंकृत ट्रेन महिलाओं द्वारा यौन चयन का परिणाम है। नर अपनी अलंकृत गाड़ियों का उपयोग प्रेमालाप प्रदर्शन में करते हैं। वे पंखों को पंखे की तरह उठाते हैं और उन्हें हिलाते हैं। हालांकि हाल के अध्ययन प्रदर्शित नेत्र धब्बों की संख्या और संभोग सफलता के बीच संबंध खोजने में विफल रहे हैं। 40 मैरियन पेट्री ने दक्षिणी इंग्लैंड के विपसनेड वन्यजीव पार्क में मोर की जंगली आबादी का अध्ययन करके परीक्षण किया कि ये प्रदर्शन नर की आनुवंशिक गुणवत्ता का संकेत देते हैं या नहीं। उसने दिखाया कि ट्रेन में आंखों के धब्बों की संख्या एक नर की संभोग सफलता की भविष्यवाणी करती है, और इस सफलता को नर के कुछ अलंकृत पंखों से आंखों की पुतलियों को काटकर हेरफेर किया जा सकता है। यद्यपि आंखों के धब्बे हटाने से नर मोर को संभोग करने में कम सफलता मिलती है, आंखों के धब्बे हटाने से नर मोर की उपस्थिति में काफी बदलाव आता है। ये संभावना है कि मादाएं इन नरों को उपवयस्क समझ लेती हैं या समझती हैं कि नर शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा जंगली मोर की आबादी में वयस्क नर में आंखों के धब्बों की संख्या में थोड़ा अंतर होता है।
वयस्क पुरुषों के लिए बड़ी संख्या में आंखों की रोशनी खोना दुर्लभ है। इसलिए महिलाओं का चयन पुरुषों की अन्य यौन विशेषताओं पर निर्भर हो सकता है। ट्रेन की गुणवत्ता पुरुषों की स्थिति का एक अच्छा संकेत है। मोरनी नर का चयन उसके पंखों के आधार पर करती है। भारत के शिवालिक क्षेत्र में भारतीय मोरों की प्राकृतिक आबादी पर एक हालिया अध्ययन ने उच्च रखरखाव बाधा सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि केवल सबसे योग्य नर ही लंबी पूंछ बनाए रखने के लिए समय और ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। इसलिए लंबी ट्रेन शरीर की अच्छी स्थिति का संकेतक है, जिसके परिणामस्वरूप संभोग में अधिक सफलता मिलती है। जबकि ट्रेन की लंबाई पुरुषों में एमएचसी विविधता के साथ सकारात्मक रूप से संबंधित प्रतीत होती है, महिलाएं पुरुषों को चुनने के लिए ट्रेन की लंबाई का उपयोग नहीं करती हैं। जापान में एक अध्ययन से ये भी पता चलता है कि मोरनी मोर को उनके सजावटी पंखों के आधार पर नहीं चुनती है, जिसमें ट्रेन की लंबाई, आंखों के धब्बों की संख्या और ट्रेन की समरूपता शामिल है। फ्रांस में एक अन्य अध्ययन में परस्पर विरोधी परिणामों के लिए दो संभावित स्पष्टीकरण सामने आए हैं। पहली व्याख्या यह है कि संस्थापक प्रभाव और या आनुवंशिक बहाव के कारण विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत रुचि के गुणों में आनुवंशिक भिन्नता हो सकती है। दूसरी व्याख्या से पता चलता है कि विशेषता अभिव्यक्ति की लागत पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ भिन्न हो सकती है, ताकि एक विशेषता जो किसी विशेष गुणवत्ता का संकेतक हो, वह दूसरे वातावरण में काम न कर सके। फिशर का रनवे मॉडल विस्तृत ट्रेनों के लिए महिला प्राथमिकता और विस्तृत ट्रेन के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रस्ताव करता है। यह मॉडल मानता है कि नर ट्रेन अपेक्षाकृत हाल ही का विकासवादी अनुकूलन है। हालांकि मोर तीतरों पर एक आणविक फाइलोजेनी अध्ययन विपरीत दिखाता है। सबसे हाल ही में विकसित प्रजाति वास्तव में सबसे कम सजावटी प्रजाति है। ये खोज यौन चयन को दूर भगाने का सुझाव देती है, जिसमें महिलाएं पुरुष चालों के प्रति प्रतिरोध विकसित करती हैं। जापान में हुए एक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि मोरों की रेलगाड़ी एक अप्रचलित सिग्नल है जिसके लिए महिलाओं की प्राथमिकता पहले ही खो चुकी है या कमजोर हो गई है। हालांकि हाल के वर्षों में इस बात पर कुछ असहमति पैदा हुई है कि क्या मादा मोर वास्तव में अधिक सजावटी गाड़ियों वाले नर का चयन करती है या नहीं। पेट्री के निष्कर्षों के विपरीत स्वतंत्र रूप से घूमने वाले मोरों पर 7 साल के जापानी अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि मादा मोर केवल अपनी ट्रेनों के आधार पर साथी का चयन नहीं करती हैं। मेरिको ताकाहाशी को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मोरनियों ने अधिक विस्तृत ट्रेनों, अधिक सम्मित व्यवस्था या अधिक लंबाई वाले मोरों के लिए कोई प्राथमिकता व्यक्त की है। ताकाहाशी ने निर्धारित किया कि मोर की ट्रेन मादा साथी की पसंद का सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं थी। पुरुष आबादी में बहुत कम भिन्नता देखी गई और मोर के इस समूह से एकत्र किए गए शारीरिक डेटा के आधार पर पुरुष की शारीरिक स्थितियों से कोई संबंध नहीं है। एडविन लोअराओ और उनके सहयोगियों ने ताकाहाशी के अध्ययन पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इन परिणामों के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरणों को नजरअंदाज कर दिया गया है और ये साथी की पसंद की जटिलता को समझने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न पारिस्थितिक स्थितियों में महिलाओं की पसंद वास्तव में भिन्न हो सकती है। 2013 के एक अध्ययन में, जिसमें नर के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया करने वाली मोरनी की आंखों की गतिविधियों पर नजर रखी गई थी, पाया गया कि जब वे लंबी दूरी पर होती हैं तो वे केवल पंखों के ऊपरी समूह की दिशा में देखती हैं और जब नर उनके करीब दिखाई देते हैं तो वे केवल निचले पंखों की ओर देखती हैं। पूंछ की खड़खड़ाहट और पंखों के हिलने से मादाओं का ध्यान बनाए रखने में मदद मिली। अंडा संग्रहालय विस्बाडेन भारत के हरियाणा के फरीदाबाद जिले में होडल के पास 3 चूजों के साथ मोरनी मोर बहुपत्नी होते हैं और प्रजनन का मौसम फैला हुआ होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह बारिश पर निर्भर है। मोर आमतौर पर 2 से 3 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं। एक लीक स्थल पर कई नर एकत्र हो सकते हैं और ये नर अक्सर निकट संबंधी होते हैं। लेक्स में नर एक दूसरे के बगल में छोटे छोटे क्षेत्र बनाए रखते हैं और वे मादाओं को वहां जाने की अनुमति देते हैं और हरम की रक्षा करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाएं विशिष्ट पुरुषों का पक्ष नहीं लेती। नर ऊपरी पूंछ के आवरण को एक धनुषाकार पंखे के रूप में उठाकर प्रेमालाप का प्रदर्शन करते हैं। पंख आधे खुले और झुके हुए होते हैं और यह समय समय पर लंबे पंखों को कंपन करता है, जिससे एक फड़फड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। मुर्गा शुरू में मुर्गी का सामना करता है और अकड़ता है और इधर उधर उछलता है और कभी कभी पूंछ दिखाने के लिए इधर उधर घूमता है। नर प्रेमालाप के रूप में मादा को आमंत्रित करने के लिए भोजन पर भी रोक लगा सकते हैं। नर मादाओं की अनुपस्थिति में भी प्रदर्शन कर सकते हैं। जब कोई नर प्रदर्शन कर रहा होता है तो मादाएं कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं और आमतौर पर अपना चारा तलाशना जारी रखती हैं।
दक्षिणी भारत में पीक सीजन अप्रैल से मई, श्रीलंका में जनवरी से मार्च और उत्तरी भारत में जून है। घोंसला पत्तियों, लकड़ियों और अन्य मलबे से अटी जमीन में एक उथला खुरचनी है। घोंसले कभी कभी इमारतों पर रखे जाते हैं और पहले के समय में सफेद दुम वाले गिद्धों के अप्रयुक्त घोंसले के प्लेटफार्मों का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है। क्लच में 4-8 हिरन से भूरे रंग के सफेद अंडे होते हैं जिन्हें केवल मादा द्वारा सेया जाता है। अंडे सेने में लगभग 28 दिन लगते हैं। चूजे नीडिफ्यूगस होते हैं और अंडे सेने के बाद मां के पीछे पीछे चलते हैं। कोमल युवा कभी कभी अपनी मां की पीठ पर चढ़ सकते हैं और मादा उन्हें उड़कर किसी सुरक्षित पेड़ की शाखा तक ले जा सकती है। एक नर द्वारा अंडों के एक समूह को सेने का एक असामान्य उदाहरण सामने आया है। मोर सर्वाहारी होते हैं और बीज, कीड़े, फल, छोटे स्तनधारी, मेढक और जैसे छिपकली खाते हैं। वे छोटे सांपों को खाते हैं लेकिन बड़े सांपों से दूरी बनाए रखते हैं। वे पेड़ों और फूलों की कलियों, पंखुड़ियों, अनाज, घास और बांस की टहनियों को भी खाते हैं। खेती वाले क्षेत्रों के आसपास मोर मूंगफली, टमाटर, धान, मिर्च और यहाँ तक कि केले जैसी कई प्रकार की फसलों को खाते हैं। मानव बस्तियों के आसपास वे विभिन्न प्रकार के खाद्य अवशेषों और यहाँ तक कि मानव मल को भी खाते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह विशेष रूप से फसलों और बगीचे के पौधों के लिए आंशिक है। तेंदुए, ढोल, सुनहरे सियार और बाघ जैसे बड़े जानवर वयस्क मोरों पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। 32-58 हालांकि केवल तेंदुए ही नियमित रूप से मोर का शिकार करते हैं क्योंकि वयस्क मोर को पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वे आमतौर पर पेड़ों में उड़कर जमीनी शिकारियों से बच सकते हैं। कभी कभी परिवर्तनशील बाज ईगल और रॉक ईगल उल्लू जैसे बड़े शिकारी पक्षियों द्वारा भी इनका शिकार किया जाता है। वयस्क पक्षियों की तुलना में चूजों के शिकार की संभावना कुछ अधिक होती है। मानव बस्तियों के पास रहने वाले वयस्कों को कभी कभी मोर तेल के उपयोग से जुड़े लोक उपचार के लिए घरेलू कुत्तों या कुछ क्षेत्रों दक्षिणी तमिलनाडु में मनुष्यों द्वारा शिकार किया जाता है। समूहों में भोजन खोजने से कुछ सुरक्षा मिलती है क्योंकि शिकारियों पर नजर रखने के लिए अधिक आंखें होती हैं। स्थलीय शिकारियों, विशेषकर तेंदुओं से बचने के लिए वे ऊंचे पेड़ों की चोटियों पर भी बसेरा करते हैं। ये ज्ञात है कि कैद में पक्षी 23 वर्षों तक जीवित रहते हैं, लेकिन अनुमान है कि जंगल में वे लगभग 15 वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। भारतीय मोर पूरे दक्षिण एशिया में जंगलों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और भारत में कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से और कानून द्वारा संरक्षित हैं। जनसंख्या के रूढ़िवादी अनुमान उन्हें 100,000 से अधिक बताते हैं। हालांकि मांस के लिए अवैध शिकार जारी है और भारत के कुछ हिस्सों में इसमें गिरावट देखी गई है। मोर कैद में और स्वतंत्र रूप से घूमने वाले सजावटी मुर्गे के रूप में आसानी से प्रजनन करते हैं। दुनिया भर के चिड़ियाघर, पार्क, पक्षी प्रेमी और विक्रेता प्रजनन आबादी को बनाए रखते हैं जिन्हें जंगली पक्षियों को पकड़कर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। मांस और पंखों के लिए मोरों का अवैध शिकार और कीटनाशकों से उपचारित बीजों को खिलाकर आकस्मिक जहर देना जंगली पक्षियों के लिए खतरे के रूप में जाना जाता है। ये पहचानने के तरीके विकसित किए गए हैं कि पंख तोड़ दिए गए हैं या प्राकृतिक रूप से झड़ गए हैं, क्योंकि भारतीय कानून केवल झड़े हुए पंखों के संग्रह की अनुमति देता है। भारत के कुछ हिस्सों में पक्षी कृषि के लिए परेशानी बन सकते हैं क्योंकि वे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि फसलों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई टिड्डे जैसे कीटों की प्रचुर मात्रा में खपत से होने वाली लाभदायक भूमिका से होती है। वे बगीचों और घरों में भी एक समस्या हो सकते हैं जहां वे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके प्रतिबिंबों पर हमला करते हैं जिससे कांच और दर्पण टूट जाते हैं, कारों को खरोंचते हैं और अपना मल त्यागते हैं। कई शहर जहां वे आए हैं और जंगली हो गए हैं वहां मोर प्रबंधन कार्यक्रम हैं। इनमें नागरिकों को इस बारे में शिक्षित करना शामिल है कि पक्षियों के साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने से कैसे रोका जाए। मोर पर सवार कार्तिकेय अपनी सहचरियों के साथ, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। कई संस्कृतियों में प्रमुख मोर का उपयोग कई प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में किया गया है, जिसमें 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी नामित किया जाना भी शामिल है। मोर, जिसे संस्कृत में मयूरा के रूप में जाना जाता है, ने तब से भारत में एक प्रतिष्ठित स्थान का आनंद लिया है और इसे अक्सर चित्रित किया जाता है। मंदिर कला, पौराणिक कथाओं, कविता, लोक संगीत और परंपराओं में मयूरा की संस्कृत व्युत्पत्ति हत्या के लिए मील धातु से हुई है और इसका अर्थ सांपों को मारने वाला कहा जाता है। 5 ये भी संभावना है कि संस्कृत शब्द प्रोटो द्रविड़ियन तारांकन, जहां से मोर के लिए तमिल शब्द मयल या एक क्षेत्रीय वांडवॉट से लिया गया है। कई हिंदू देवता इस पक्षी से जुड़े हुए हैं। कृष्ण को अक्सर अपने सिर के बंधन में एक पंख के साथ चित्रित किया जाता है,
जबकि शिव के उपासक इस पक्षी को युद्ध के देवता कार्तिकेय, जिसे स्कंद या मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, का घोड़ा मानते हैं। *। उत्तर रामायण की एक कहानी में देवों के मुखिया इंद्र का वर्णन किया गया है, जो रावण को हराने में असमर्थ थे। उन्होंने मोर के पंख के नीचे शरण ली और बाद में उसे 1000 आंखें और सांपों से निडरता का आशीर्वाद दिया। एक अन्य कहानी में इंद्र के बारे में बताया गया है, जो 1000 अलस का श्राप पाने के बाद 1000 आंखों वाले मोर में बदल गए थे और इस श्राप को विष्णु ने हटा दिया था। बौद्ध दर्शन में मोर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। मोर के पंखों का उपयोग कई अनुष्ठानों और अलंकरणों में किया जाता है। मोर की आकृतियां भारतीय मंदिर वास्तुकला, पुराने सिक्कों, वस्त्रों में व्यापक हैं और कला और उपयोगिता की कई आधुनिक वस्तुओं में इसका उपयोग जारी है। भारत के कई हिस्सों में पाई जाने वाली एक लोक मान्यता यह है कि मोर मोरनी के साथ मैथुन नहीं करता, बल्कि वह अन्य तरीकों से गर्भवती होती है। कहानियां अलग अलग हैं और इसमें यह विचार शामिल है कि मोर अपने बदसूरत पैरों को देखता है और रोता है, जिसके बाद मोरनी उसके आंसुओं को खा लेती है, जिससे वह मौखिक रूप से गर्भवती हो जाती है। जबकि अन्य प्रकारों में चोंच से चोंच में शुक्राणु का स्थानांतरण शामिल होता है। इसी तरह के विचार भारतीय कौवा प्रजाति के बारे में भी बताए गए हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में मोर के पंख की उत्पत्ति हेरा और आर्गस की कहानी में बताई गई है। यजीदी धर्म यजीदीवाद के मुख्य पात्र मेलेक ताउस को आमतौर पर मोर के रूप में चित्रित किया जाता है। 80-81 मोर के रूपांकनों का आज भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि USNBC और PTV टेलीविजन नेटवर्क और श्रीलंका एयरलाइंस के लोगों में एक मोर या उसके गौरव में एक मैदान के नीले रंग पर सेंट पॉल सावुई की बाहों पर। इन पक्षियों को अक्सर बड़े बगीचों और संपत्तियों में और आभूषणों के रूप में रखा जाता था। मध्ययुगीन काल में यूरोप में शूरवीरों ने मोर की शपथ ली और अपने हेलमेट को उसके पंखों से सजाया। रॉबिन हुड की कई कहानियों में नामधारी तीरंदाज मोर पंखों से लगे तीरों का उपयोग करता है। पंखों को वाइकिंग योद्धाओं के साथ दफनाया गया था और कहा जाता था कि पक्षी का मांस सांप के जहर और कई अन्य बीमारियों को ठीक करता था। आयुर्वेद में इसके अनेक प्रयोगों को प्रलेखित किया गया है। कहा जाता है कि मोर किसी क्षेत्र को सांपों से मुक्त रखते हैं। 1526 में ये कानूनी मुद्दा कि क्या मोर जंगली थे या घरेलू मुर्गे थे, कार्डिनल वोल्सी के लिए इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि उन्होंने सभी अंग्रेजी न्यायाधीशों को अपनी राय देने के लिए बुलाया, जो ये था कि वे घरेलू मुर्गे हैं। 1850 के दशक के एंग्लो इंडियन उपयोग में मोर का मतलब सुबह देवियों और सज्जनों से मुलाकात करना था। 1890 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में मोर शब्द का तात्पर्य भूमि के सबसे अच्छे टुकड़े आंखें उठाकर खरीदने की प्रथा से था, ताकि आसपास की भूमि को मूल्यहीन बना दिया जा सके। अंग्रेजी शब्द पीकॉक का उपयोग ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा है जो बहुत घमंडी है या अपने कपड़ों पर बहुत अधिक ध्यान देता है। एक सुनहरा मोर यहूदी में दी गोल्डन पावे को कुछ लोगों द्वारा अशकेनाज़ी यहूदी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और यह यहूदी में कई लोककथाओं और गीतों का विषय है। यूरोपीय हेरल्ड्री में मोर का अक्सर उपयोग किया जाता है। हेरल्डिक मोरों को अक्सर दर्शकों की ओर मुंह करके और उनकी पूंछ प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया जाता है। इस मुद्रा में मोर को अपने गर्व में कहा जाता है। मोर की पूंछ बाकी पक्षियों से अलग ब्रिटिश हेरल्ड्री में दुर्लभ है, लेकिन जर्मन प्रणालियों में इसका अक्सर उपयोग देखा जाता है। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क NBC अपने रंगीन टेलीविजन की शुरुआत की विरासत के रूप में एक स्टाइलिश मोर का उपयोग करता है, जो मोर के शानदार रंग की ओर इशारा करता है और अपने प्रसारण और स्ट्रीमिंग सेवाओं के ट्रेडमार्क के रूप में पक्षी को बढ़ावा देना जारी रखता है।